Well, in this video, we are going to study about the article number 15.6.2. This is sky waves propagation. तो ये मोड ऑफ प्रोपेगेशन जो है वो स्काई वेव प्रोपेगेशन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो उसमें स्काई वेव प्रोपेगेशन किस तरीके से हेल्प करता है इन वेव्स को ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक पहुंचाने में। ओके, तो इस आर्टिकल को, इस पैरा को हम पढ़ेंगे। स्काई वेव के बारे में हम जानेंगे 5 तरीक़ों से। सबसे पहले हम स्काई वेव क्या होती हैं वो जानेंगे, और इस रीजन में हम जानेंगे कि आयनोस्फीयर की रेंज क्या होती है, इसमें लेयर्स कैसी कैसी होंगी, इसकी इंट्रोडक्शन है इस टेक्स्ट की। आयोनाइजेशन आयनोस्फीयर में कैसे होती है, और किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को जो आयनोस्फीयर है वो वापस ज़मीन तक पहुंचा सकता है। तो हम पहले स्टेप पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि स्काई वेव क्या होती है, राइट। तो इन फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, यदि आपने सिग्नल रेडिएट करना है जिसकी रेंज है 30 से लेके 40 मेगाहर्ट्ज़, आपने उसको दूर तक ले जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना है, तो ये अचीव हो सकता है कि आपका आइनोस्फेयर है वो सिग्नल को वापस रिफ्लेक्ट कर दे। उदाहरण से समझिए, आपने पहले आर्टिकल में पढ़ा, ये रहा आपका अर्थ सरफेस और इसके ऊपर रहेंगी लेयर, ट्रोपोस्फेयर रहेगा, और ट्रोपोस्फेयर के बाद आगे सारे का सारा जो स्फेयर है वो आइनोस्फेयर है। यदि आप यहाँ से सिग्नल को रेडिएट करते हो आइनोस्फेयर में, यदि ये स्फेयर यहाँ वापस ज़मीन पर आ जाता है तो आपका रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा और आप उस सिग्नल को पकड़ पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने ज़्यादा एनर्जी वाले सिग्नल को भेजना है और यदि दूर तक भेजना है तो ये तब संभव है यदि आइनोस्फेयर जो है वो सिग्नल को, उन रेडियो वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करके अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचा दे। ये हमारा डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका। इस तरीके के प्रोपेगेशन के इस तरीके को हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन किस तरीके को हम बोलते हैं? स्काई वेव प्रोपेगेशन, एंड दिस इज यूज्ड बाय द शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी बात, हमने बात चर्चा की आइनोस्फीयर की, तो आइनोस्फीयर के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने आइनोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा भी है कि आइनोस्फीयर को आइनोस्फीयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा स्फीयर जहां आयन्स होंगे। सिंपल सी बात है, आइनोस्फीयर इज सो कॉल्ड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आयन्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में आयन्स होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, राइट। और इसकी जो सीमा होती है वो कितनी होती है जी? ये आ गया ट्रोपोस्फियर, और ये जो आइनोस्फीयर है वो कितना होगा? 65 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक, ये आप पढ़ चुके हैं। और ये आइनोस्फीयर आगे लेयर्स में डिवाइड होता है। डी लेयर आएगी, फिर ई लेयर आएगी, फिर F1 लेयर आएगी, फिर F2 लेयर आएगी, और इससे लास्ट लेयर है, इसको हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब सवाल ये है कि आयनाइजेशन होती क्यों है? ये आपने पहले नहीं सीखा है। तो आयनाइजेशन इसलिए होती है कि जब सन रेज जो है वो टकराती है छोटे छोटे पार्टिकल के साथ, आयनाइजेशन अकर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन। इट इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज और हाई एनर्जी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। जब ये जो रेडिएशन सन से आती हैं और एयर मॉलिक्यूल के साथ टकराती है, ठीक है, बट विल हैपन देन आयनाइजेशन विल टेक्स प्लेस। फिर ये जो आयनोस्फेयर है, आगे हम इसको डिवाइड कर देते हैं सेवरल लेयर्स में, जिसकी मैंने आपसे बात की है। डी लेयर हो जाएगी, ई लेयर हो जाएगी, F1 लेयर हो जाएगी। इसकी जो लेयर हो जाएंगी वो हो जाएगी डी लेयर, ई लेयर, उसके ऊपर F1 लेयर, और उसके ऊपर F2 लेयर होती है। और आपको इस बात की जानकारी है कि ये जो तीनों ही लेयर होती हैं डे टाइम में एग्जिस्ट करती हैं, और जो F2 लेयर होती है और डे एंड नाइट में एग्जिस्ट करती है। तो यही जो हमने चर्चा की, इसी को टेबल नंबर 15.3 में दिखाया गया है, जिसको आप NCERT की बुक में जाकर देख सकते हैं। अब सवाल अगला, हमें ये पता चल गया कि आयनाइजेशन क्यों होती है, कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज या कोई अदर हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो सूर्य से आती है और एयर मॉलिक्यूल के साथ टकराती है। ओके, उसके बाद आयनाइजेशन होती है। हम ये देखें कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो फिर आयनाइजेशन कितनी होती है, इसको हमने सीखना है। अब अल्ट्रा वायलेट रेज का टकराने के बाद कितनी आयनाइजेशन होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वहाँ कितनी है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर।
पर आप देखें कि जब जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर जैसे ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये अर्थ सरफेस हो गया। अब जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो हाइट के साथ जो है वो डिक्रीज करती जाती है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद हाइट। ये हाइट के साथ जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती चली जाती है। तो यदि ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी बड़ी कम होगी, अल्ट्रावायलेट रेज वहाँ आएंगी या हाई एनर्जी पार्टिकल यहाँ आएंगे, यहाँ टकराएंगे, तो क्या होगा, आयनाइजेशन क्या होगी, लो होगी, बहुत कम होगी। ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए, अब आप नीचे चले आइए। जब आप एटमॉस्फेयर में नीचे आ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। ठीक है। पर दूसरी बात क्या होगी, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरे हाई एनर्जी पार्टिकल जो हैं वो बहुत कम होंगे। अब समस्या क्या हुई, यहाँ भी आयनाइजेशन कम होगी और आयनोस्फेयर के निचले वाले पार्ट में भी आयनाइजेशन कम होगी। और इसके बीच में कुछ कुछ लेयर्स के ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ आयनाइजेशन ज़्यादा होती है। ये अपना ध्यान रखना है। हम इसको पढ़ देते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब कितनी आयनाइजेशन होगी, इट बेरीज विद हाइट, ये हाइट के साथ बेरी करता है। और डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद हाइट, वो घटती चली जाती है। तो ग्रेट हाइट पर क्या होगा, सोलर रेडिएशन इज इंटेंस, सोलर रेडिएशन तो ज़्यादा होती है बट देयर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स टू बी आयनाइज्ड। जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल जो आयनाइज होंगे उनकी संख्या बड़ी कम होगी। और क्लोज टू द अर्थ की यदि हम बात करें तो वहाँ मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होगी। तो अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में लो और हाई, हाइट यदि ज़्यादा होगी तब भी आयनाइजेशन कम होगी, हाइट यदि कम होगी तब भी आयनाइजेशन कम होगी। ओके। सो हाउएवर एट सम इंटरमीडिएट हाइट, पर कुछ कुछ जो बीचों बीच जो हाइट होंगी, देयर अकर्स ए पीक ऑफ आयनाइजेशन इंटेंसिटी, वहाँ कहीं आयनाइजेशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आयनाइजेशन की जो लेयर बनती हैं और ये जो इंटेंसिटी की जो लेयर बनती है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जैसे हमने बताया कि डी लेयर होती है, ई लेयर होती है, F1 होती है, F2 लेयर होती है। तो ये जो लेयर जिसकी हमने प्रीवियस आर्टिकल में चर्चा आपके साथ विस्तार से की है, ये जो है वो सिग्नल को वापस रिफ्लेक्ट करती है। पर अब आप देख लीजिए कि यदि एनर्जी बड़ी ज़्यादा होगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी बड़ी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा होगी तो उसमें इन लेयर को चीर कर क्रॉस करने की ताकत भी बड़ी ज़्यादा होगी। इसलिए यदि हम ये कहें कि आपका जो आयनोस्फीयर है हर तरीके की फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स हैं उनको वापस भेज देता है, तो ऐसा नहीं है। सो ये देखिए कि आयनोस्फीयर लेयर्स एक्ट एज ए रिफ्लेक्टर फॉर सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर नॉट ऑल फ्रीक्वेंसी, सब तरह की एनर्जीज को वापस नहीं भेजता। उसकी क्षमता सिर्फ इतनी है 3 से 3 to 30 मेगाहर्ट्ज तक। और यदि इससे ज़्यादा क्रॉस हो जाती है तो ये जो एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं वो क्रॉस कर जाती हैं, दीज पेनिट्रेट द आइनोस्फीयर, वो आइनोस्फीयर को क्रॉस कर जाएंगी और भाग जाएंगी, एस्केप कर जाएंगी। ओके। एंड दीज फिनोमिना आर शोन इन द फिगर नंबर 15.4। इसकी हम सैर आपको हम अभी कराते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है ना, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, ये सेम वैसे ही होता है जैसे आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ा हुआ है। तो हम आपके साथ चलते हैं फिगर नंबर 15.4 में, और जहां आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास रहा ट्रोपोस्फियर, और जिसकी हाइट रहेगी जस्ट 10 किलोमीटर, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज की रेंज में। और ये रही आपकी जो डी लेयर है, ये रही आपकी डी लेयर। तो जो डी लेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि 65 से लेके 75 किलोमीटर तक जाती है। ओके। और ये क्या करती है, लो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और आगे हमने पढ़ा था ई लेयर के बारे में। तो जो ई लेयर क्या करती है, ये सरफेस वेव्स को हेल्प करती है और हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करती है और कुछ को ट्रांसमिट कर देती है। ये सारे डे में एग्जिस्ट करती हैं। आगे आपके पास है F1 लेयर। F1 लेयर क्या करती है, ये कुछ हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है और 170 to 190 किलोमीटर तक होती है। ओके। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है, बाकी को अलाउ कर देती है कि वो F2 लेयर तक चली जाए। और F2 लेयर जो है वो यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस होती हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो इतना ही आपने जानना है। पर आपने ये देखना कि ये जो आपका देखो ट्रांसमीटर है ना, ये रेडिएट कर रहा है रेडिएशंस को। ये आपकी फिल्म आ रही है भाई, ये देखो, और आप यहाँ घर में बैठे हैं,
तो ये रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है। पर यदि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़, आपने प्रीवियस पेज पर पढ़ा, यदि इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये इस लास्ट लेयर को क्रॉस कर जाएगी और एस्केप कर जाएगी। बस यही सीखना है आपको यहाँ से। और ये है देखिए ट्रोपोस्फियर, और ये रहा आइनोस्फियर, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हुआ वो हुआ स्काई वेव। तो इतने पार्ट का जो आइनोस्फियर का जो रोल होता है वो स्काई वेव प्रोपेगेशन में होता है। ओके, सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो होगा स्पेस वेव। एंड टिल देन गुड बाय।